बोला कि मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूँगा और इसकी दोनों आंखें निकलवा लूँगा, इसके हाथ कटवा लूँगा। अच्छा, जी आपके दोनों हाथ और आंख निकलवाने की बात कर रहा था। जी, वो बोल क्योंकि वहाँ का कानून ही ऐसा है कि अगर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो फिर बेशक वो लोग हाथ काट लेते हैं, आँख निकाल लेंगे, पैर काट लेंगे। वहाँ का तो क्योंकि कानून यही है, क्योंकि वो गलत इल्ज़ाम लगाएगा और वो पैसा देगा पुलिस वालों को, और तो जो रिपोर्ट बनेगी उसके हिसाब से वहाँ का कानून चलता है, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र है नहीं, सिर्फ राजतंत्र है। जाको राखे साइया मार सके न कोई। गांव में विपिन के तेरही की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच विपिन अपने गांव में पहुंचते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। कि उसे आज फांसी होने वाली है, तो कोई बोलता है कि उसके दोनों हाथ तो काट चुके हैं पहले ही। हाँ, तो कोई गांव में इस तरह जी से जी अफवाह जी चल रही थी। जी, और कोई बोला था अरे उसकी सूचना थोड़ी नहीं, मुझे लग रहा है कि दफना उसको जला के दफना दिए हैं। जी कोई कह रहा था आपके तेरही की भी तैयारी चल रही थी। जी 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 हाँ, तो यहाँ मतलब कुछ लोग थे, बोले कि भाई अब सूचना नहीं मिल रही है, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इसी तरह में भी कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग थे जो कि उम्मीदवार नहीं थे। अगर यहाँ पे मैं मर जाऊँगा तो आप मेरी लाश को मेरे घर पे भिजवा दीजिए। अगर मैं यहाँ पे ख़त्म हो जाऊँगा तो मेरा आप मेरी डेड बॉडी को मेरे कसम घर वालों को दे दीजिए। लटका दिया, और फिर जब मेरी सांसें बंद हो गई फिर उन लोगों को छोड़ा। छोड़ने के बाद फिर लात घूंसों से मारा, उसके बाद फिर कोड़ों से मारा, और बोले कि यहीं पे तुमको जिंदा जला के दफन कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के बरसठी क्षेत्र में है। आपको बता दें कि देश में कुछ युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और वह युवा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन विदेशी कानूनों के तहत कहीं न कहीं अगर इनका वीज़ा गड़बड़ हो जाता है, किसी एजेंट ने अगर इनको फंसा दिया है, तो फिर इनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ऐसी प्रताड़ना जिसे शायद आप सुनेंगे तो रो देंगे। भैया विपिन जी, आप सऊदी अरब गए थे, कैसे वहाँ बचकर निकले हैं और कैसे फंसे, थोड़ा सा हमें बताएंगे। जी, हम एजेंट के माध्यम से वहाँ पे गए थे, और एजेंट ने बोला कि आपको ऑफिस काम के लिए जाना है। तो हमने उससे पूछा कि क्या सही वीज़ा है, बोले हाँ सही है। तो वो बोला कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वहाँ पे 30-35 हज़ार मिलेंगे और ओवर टाइम से आप करीब 40-50 हज़ार कमा लेंगे। तो मैं बोला ठीक है, और कर्ज लेके हमने उसको पैसे दिए। अच्छा, कर्ज लेकर के आप एजेंट को पैसे दिए थे? जी जी जी, हमने कर्ज लेके उसको पैसे कितना दिए थे उसको? जी, हमने उसको पूरा करीब 1.25 लाख रुपए दिए थे। 1.25 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो आपको टूरिस्ट वीज़ा बना के दे दिया? जी हाँ, वो बोला कि आप 3 महीने के बाद वो भी जो अब वीज़ा आपका है वो रेगुलर हो जाएगा, और आप जो है कि 2 साल के लिए आप वहाँ पे रहेंगे, और आपका अगर आपकी इच्छा है तो आप वहाँ पे 3 साल 5 साल भी रह सकते हैं, अच्छे पैसे कमाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जब हम गए तो देखे ना तो वहाँ कोई ऑफिस था ना कुछ था, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान था। और वहाँ पे जब हम गए तो पहले हमारा पासपोर्ट वो लोग ले लिए, और उसके बाद फिर लोगों ने हमें चाकू दिखाया कि अब यहाँ पे से जाना नहीं है आपको गाँव, अब अपने देश नहीं जा पाओगे, यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। तो फिर मैं डर गया, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ पे गया था, कुछ मुझे मालूम नहीं था। तो जब मैं डर गया तो फिर मेरा पासपोर्ट भी वो लोग ले लिए, मैं कहीं भी जा भी नहीं पाया। तो उनके हिसाब से मुझे काम करना पड़ रहा था। लेकिन जब मैं पेमेंट जब भी मांगता था तो वो लोग मुझे मतलब हमेशा पता कर देते, कोड़ों से मारते थे। कोड़ों से मारते जी थे? जी, कोड़ों से मतलब मारते थे। कितना कोड़े रोज मारते थे? अब समझ लीजिए कि करीब 10-15 कोड़े, उसके बाद प्लास्टिक का पाइप होता था उससे भी मारते थे वो लोग। हाँ, क्योंकि जब भी मैं पेमेंट मांगता था तो मुझे भी मारते थे, और जो मेरे साथ में थे उनको भी मारते, 2-4 लोग थे उनको भी मारते थे, जो भी पेमेंट मांगता था। तो कितने लोग वहाँ फंसे थे? करीब 10-12 लोग वहाँ पे रहे होंगे, और कोई 3 साल से रहा होगा, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से, लेकिन पेमेंट किसी का भी नहीं मिला था। जब जब आप पेमेंट मांगते थे, क्या क्या आपके साथ होता था? कैसी कैसी प्रताड़ना वहाँ के लोग देते थे आपको? जब मैं पेमेंट मांगता था तो पहले तो वो लोग मुझे मतलब अलग लेके जाते थे, और मतलब कमरे में बंद करके वो लोग जो कि जो शेल्टर होम होता था गाड़ी वाला, हाँ, तो उसमें मुझे ले जाते थे। फिर लोग मतलब वहाँ पे लोग कोड़ों से मारते थे, डंडों से। हाँ, उसके बाद फिर बाहर निकालते थे, फिर बाहर
लात से घूंसों से मारते थे। और जैसे कि जो आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग भी देखे तो लोगों में डर पैदा होता था, तो फिर कोई मांगता नहीं था। लेकिन मेरे सामने मजबूरी थी क्योंकि मैं कर्ज लेके गया हुआ था, और जैसे कर्ज लिया था तो भाई अब यहाँ पे घर पे मतलब वो तगाता करता था तो पैसे तो उसको देने ही थे, तो मेरी भी तो मजबूरी थी मांगना। अगर वो नहीं देता तो मैं यहाँ पे कैसे देता। लेकिन इसके लिए जब भी माँ मैं बाप भी राहें देख रहे होंगे कि मेरा बेटा पैसा भेजेगा। जी मेरे पिताजी यहाँ पे जो मेरे गांव के जो लोग थे उनसे बोलते थे कि जो कि बिपिन से थोड़ा सा बात करो, बोलो पैसे के लिए। और वो लोग मुझसे बोलते थे तो मैं बोलता ठीक है मैं 1 हफ्ते में भेजता हूँ, और वो लोग मुझे बोलते 10 दिन देता हूँ, फिर 1 महीने में देता हूँ। लेकिन ऐसा करके जब 3 महीने हो गया तो फिर वो लोग बोले पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे मौत मिलेगी अगर जाओगे तो फिर मैं डर गया, और जिसकी वजह से वो लोग मेरा मोबाइल वगैरह सब कुछ ले लिए थे। और समझ लीजिए कि मुझे इतना पता किया कि मैं मतलब डिप्रेशन में वहाँ पे हो गया था। हाँ, काम करवाने के बाद धूप में भी काम करना पड़ता था, और उसके बाद वो लोग पानी भी पीने के लिए नहीं देते थे। बोलते थे जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पानी नहीं पीना है। मतलब इस तरीके से पैसे मांगने पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते थे कि जैसे कि अब ज़िंदगी जीना काम है। क्या करवाते थे? इसी काम वहाँ वापस काम किया था तो वापस तो था नहीं, तो वहाँ पे ऊँट का काम था, बकरी का काम था। हाँ, ये सब आदमी लगे हुए थे, और मुझ में भी मतलब उनको आदमियों को भी देखना था। और वो लोग बोले कि तुमको वहाँ भी काम करना है, खाना भी बनाना है। हाँ, और वो लोग अपनी भाषा में बोल रहे थे कि इसको अब 1 मिनट भी मतलब बैठने मत दो, सिर्फ सोने दो। रात को सिर्फ खाना खा के सोना है, और फिर सुबह 4 बजे उठ जाना है, और 4 बजे से फिर करीब रात में 11 बजे तक फिर पूरा काम करना है। मतलब वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन बता रहे थे आपको उल्टा उल्टा लटका देते थे, वो क्या हाँ कहानी है? जी जब मतलब मैं पूरी जिद पे आ गया था कि नहीं अब मुझे जब 3 महीने हो गए तो मैं बोला कि अरे मेरे घर पे मतलब तगादे वाले आ रहे हैं, और जो जिससे मैंने कर्ज लेके दिया हुआ है वो बार बार फ़ोन कर रहा था। मतलब जिसने मुझे दिलाया था मेरे दोस्त ने, उनको वो बार बार जो कि पैसा दे रहा था, तो मैं उनसे बार बार बोल रहा था। तो एक दिन वो लोग मतलब मुझे बहुत पीटने के बाद उन लोगों ने मतलब मुझे उल्टा लटका दिया, और करीब 10-15 मिनट तक मुझे उल्टा लटकाया। फिर और जब मेरी आंखें मतलब जब बंद होने लगी, सांसें मेरी रुक गई, तो फिर उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, और फिर 5 मिनट लटका दिया। और फिर जब मेरी सांसें बंद हो गई फिर उन लोगों को छोड़ने के बाद फिर लात घूंसों से मारा, उसके बाद फिर कोड़ों से मारा, और बोले कि यहीं पे तुमको जिंदा जला के दफन कर देंगे। अच्छा, जब आपको मारते थे पीटते थे, अब एक बार आपके मन में इस तरह का भी गलत ख्याल भी आया कि कुछ गलत कदम भी उठा ले, तो क्या आपके मन में ये नहीं आया कि भाई अब अपनी रक्षा के लिए वार किया जाए, उनको उन पे अटैक किया जाए? कुछ इस तरह से मन में नहीं आया? क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें। जी मन में तो बहुत ख्याल आया था मेरे, लेकिन हमने ये सुना था और ये देखा भी है और ये जानते भी हैं कि सऊदी अरब का कानून मतलब बहुत सख्त है। अगर वहाँ पे आपने किसी को मार दिया तो अगर आपके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम भी वो लोग लगा देंगे तो सरकार भी उनकी है, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र है नहीं राजतंत्र है, और पुलिस भी उनकी ही है, तो पुलिस भी उनकी सुनती है क्योंकि उनके पास पैसा है। और हम यहाँ पे काम करने के लिए गए तो हमारे पास पैसा रहेगा नहीं जी। अब वो 5,000 रियाल या 10,000 रियाल वो दे देते हैं, तो वो 5,000 रियाल या 10,000 रियाल उनको देते हैं पुलिस वालों को, फिर उल्टा जो कि हमको भी पिटवाएंगे। और जो एफ आई आर जो दर्ज होता है, एफ आई आर जैसे वहाँ पे दर्ज हो गया उसके बाद वो लोग चौराहे पे खड़ा करके और जो कि चोरी का इल्ज़ाम लगा के फिर आपका दोनों हाथ काट लेंगे, अपना हाथ काट के जो कि फ्लैट पे बैठा देंगे। वहाँ का कानून यही है, तो इसकी वजह से मैं मजबूर था कि अब मैं तो वहाँ आपको रोना आता होगा कि मतलब ये मैं कहाँ आकर फंस गया, वो चीज़ें जी मेरे मन में इतना रोना क्या सर, मैं रो ही रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि अब मतलब यहीं पे मर ही जाना है। मतलब मैं कितना परेशान था मैं, और क्या नाम कितना वो लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे थे। जो हमारे मित्र थे हमने उनके व्हाट्सएप पे बहुत वीडियो भेजे थे अपने रोने का, सब कुछ वीडियो, क्योंकि वहाँ पे मुझे मतलब इतना मैं फंस गया था, परेशान हो गया था कि मैं मतलब टूट चुका था पूरी तरीके से। क्या वीडियो घर वालों क्या भेजते थे? मैं वीडियो उनको यही बताता था कि देखिए मतलब किस काम के लिए मैं आया हूँ, और ये देखिए ये लोग मुझे ये काम करवा रहे हैं। और मैं लोकेशन भी शेयर करता था कि देखिए मैं रेगिस्तान में हूँ, और वहाँ का पूरा रेगिस्तान ही रहता था, और ये देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ। और जब मैंने अपनी परेशानी भी बताया लोगों को तो जो घर वाले हैं वो भी काफ़ी परेशान हो गए, रोने लगे। और फिर सब सोचे कि आप आ जाओ, लेकिन मैं वहाँ से आ नहीं सकता था क्योंकि पैसे नहीं दे रहे थे वो लोग, तो मैं वहाँ पे क्या करता, और ना तो छोड़ रहे थे वो लोग मुझे।
तो कैसे बच निकले, कैसे घर वालों तक सूचना पहुंची, ये सब कैसे हुआ? ऐसा ऐसा कि मोबाइल हमारे पास जो थी, और जिस जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे जहाँ जहाँ बांधा हुआ था, हर चीज़ का मैंने फ़ोटो खींचा, उसका वीडियो बनाया। और हमने मतलब अपने गांव में ही जो लड़के रहते थे मुंबई में, हमने उनको वीडियो भेजा। और हमने उनसे ये कहा कि भाई मेरी जान बचाइए, क्योंकि मैं बहुत मतलब गलत जगह फंस गया हूँ। हाँ, और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब मैं वहाँ से भाग के पुलिस स्टेशन गया, तो मैंने इनको वही आखिरी बार वो सारा वीडियो और सारा मैसेज इनको भेजा। हाँ, और जब पुलिस वाले ने मतलब मुझे देखा, तो वो लोग मतलब पूछने लगे कि कहाँ से आए हो। तो मैं जानता था कि जो कि पुलिस वाले ही भी उनके ही हैं सुनेंगे। लेकिन वहाँ पे हमारे जौनपुर ज़िले के बगल के जो कि आजमगढ़ ज़िले के एक खाना बनाने वाले जो मेस वाले थे, वो वहाँ पे थे। तो हाँ जी, तो हम जो उनको हिंदी में बोलते थे, तो वो क्या नाम है, ट्रांसलेट करते थे अरबी में। और जो मैं हिंदी में उनको बोलता था, तो वो उसको जो कि अरबी में ट्रांसफ़र करते थे। और उनके वहाँ रहने से मतलब ऐसा लगा कि हाँ चलिए, एक उम्मीद जग गई कि हमारे परिवार का कोई वहाँ पे है। क्योंकि जब आसपास के ज़िले से कोई मिल जाता है, तो ये उम्मीद बढ़ जाती है। और फिर जब उन्होंने मतलब पुलिस वाले से बात की कि ये मेरे गांव का ही है, तो पुलिस वाले के दिल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा रहम आ गया। तो फिर उसने हमारे मालिक को बुलाया फ़ोन करके, और उसका पूरा साइन लिया, और हमारा भी पूरा अंगूठा का सब कुछ लिया। और उसने बोला कि 3 दिन में इसे तुम्हें इंडिया भेजना है। तो मेरे मालिक ने बोला कि ठीक है, मैं भेज दूँगा। तो पुलिस वाला बोला कि मैं जहाँ पे इसको रखा हो मैं आऊँगा देखने। तो बोला ठीक है। लेकिन उसी दिन रात को भी मैं शाम को आया, उसके बाद कम से कम उन्होंने मुझे करीब 20-30 कोड़ा तो मारा ही होगा मुझे। उसके बाद मतलब पूरा मेरे हाथ पे पूरा मतलब सब क्या नाम है, खून निकला था, पूरा हाथ फट गया था मेरा पीठ पूरा फट गया था, उससे भी खून निकल रहा था। हाँ, और मेरे सारे कपड़े उसने फाड़ के जला दिए मेरे सामने ही। बोला कि ऐसे ही तुमको जला के दफन कर दूंगा। और फिर जैसे ही रात हुई, करीब रात में 8-9 बजे रात में वहाँ के समय से, फिर वो मुझे लेके वहाँ से 600-700 किलोमीटर दूर वहाँ पे ले गया अपने घर के पास, ताकि पुलिस वाले यहाँ पे आए देखने के लिए, तो वो बोल सके कि हाँ मैंने इसको भेज दिया है। तो वहाँ पे मुझे ले जाके एकदम एकांत में रख दिया, जहाँ पे मतलब ना तो कोई सड़क है, ना तो कुछ, एकदम सुनसान, वहाँ पे कुछ नहीं था। और सिर्फ जहाँ वो मुझे रखा था, वहाँ पे ऊँट थी और बकरी थी, और बोला कि तुमको यहीं पे रहना है ज़िंदगी भर। वो अपनी भाषा में यही बोल रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा वहाँ की जो कि भाषा जो है समझ में आती थी। तो बोला कि अब तुमको यहीं रहना है, तुमको इंडिया कभी नहीं जाने दूँगा। लेकिन अब ये समझिए कि वहाँ पे एक पाकिस्तान का था, जो कि चारा वगैरह बेचता था वहाँ पे, घूम घूम के। वो 10 साल से काम करता था। पाकिस्तानी था? जी 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 सर, पाकिस्तानी था। तो मेरे मन में यह है कि वो भी मुस्लिम है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अगर मैं उससे मदद मांगूँ तो वो बता दे, ये भी मन में डर था। लेकिन पाकिस्तान का था, क्योंकि हमारे यहाँ एनिमी है, जी जी बिल्कुल तो इसलिए और भी डर लग रहा जी होगा। जी सर, डर तो एकदम बिल्कुल था कि मतलब एक तो ये भी मुस्लिम कंट्री है, और वही मुस्लिम वो भी है, वो लोग मुस्लिमों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं डर गया था। लेकिन उस पाकिस्तानी ने ही मुझसे पूछा कि क्या ये पेमेंट तुम देता है बराबर? तो मैं बोला हाँ मुझे देता है। तो बोला कि तुम झूठ मत बोलना, क्योंकि अच्छा, जी, क्योंकि उसको मालूम था कि ये यहाँ लोग फंसा हराम, कर भी लोगों को रखा जी, जाता है। वो जानता था कि ये लोग बहुत हरामी हैं, क्योंकि वो 10 साल से काम करता था और चारा वगैरह देता था। और इसके पास ऊँट और बकरी थी, तो वो जानता था कि ये आदमी कैसा है, ये कैसा है। तो उसने मुझे एक बार देख लिया उससे बात करते हुए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की भाषा तो एक ही है, हिंदी है। और हिंदी हाँ, उर्दू है। हिंदी उर्दू दोनों मिलती है। तो वो जब मुझे देखा बात करते हुए, तो शायद उसने पाकिस्तानी से कहा कि तुम इससे बात मत करो। और मुझे भी आया, बोला कि अगर तुम पाकिस्तानी से बात करोगे तो चाकू निकाला, बोला कि तुम्हारा गला काट दूंगा। तो वो पाकिस्तानी भी मतलब डर गया वो भी डर गया कि मेरी वजह से हो सकता है इसको मार दे, और मैं भी डर गया। लेकिन एक दिन वो अपने घर पे गया था, वो पाकिस्तानी यहाँ पे आया था चारा देने के लिए। तो मैंने उसके पैर पकड़ लिए, बोला कि भैया मुझे बचा लीजिए, मेरी जान। तो वो बोला कि ठीक है, तू चिंता मत कर, तू मेरा भाई है, और मैं तुझे अपने गाड़ी से छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि ये रास्ता कैसे जाता है। और उसी भाई ने मुझे बताया कि देखो यहाँ से सामने एक रोड दिख रही थी 5 किलोमीटर दूर, क्योंकि वहाँ पूरा रेगिस्तान ही था और रोड वहाँ पे दिखती थी।
तो 5 किलोमीटर दूर से वो बोला कि देखो, जब रात में जब गाड़ी जाती थी तो लाइट मुझे दिखता था। वो बोला कि देखो वो रोड है और वही रोड जाएगा यहाँ से सिटी में, और सिटी से फिर तब तुम इंडियन एम्बेसी पहुँच सकते हो, लेकिन यहाँ से तुमको जाने में पूरा का पूरा खतरा है और वो तुम्हारे ऊपर है। अगर वो तुमको पकड़ लेगा तो हो सकता है कि तुमको जान से भी मार दे और मार के यहीं पे दफन कर दे, लेकिन मैं तुम्हें ले नहीं जा सकता, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। हाँ, और उसी पाकिस्तानी भाई ने जो रास्ता मुझे बताया, और फिर मैं रात को निकला यहाँ से। मैं सोचा कि रात में मैं जाता हूँ, लेकिन 2-3 जो गाड़ी थी मैंने उनको हाथ भी मारा, और तो वो लोग रुके नहीं। फिर मैं रात को भाग के चला आया अपने रूम पे, और फिर सुबह मतलब जो ऊँट और बकरी थी उसको मैंने चारा डाला और उनके पैर पड़े। मेरे को बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, मुझे मतलब मेरी मदद करिए कि आप लोग के, मैंने आपकी इतनी सेवा की है, कम से कम मैं अपने घर चला जाऊँ। और फिर जब मैं वहाँ से निकला तो रास्ते में जैसे मैं रोड पहुँचा, हाथ मारा तो एक गाड़ी ने रोक दिया। और वहाँ पे ये भी डर था क्योंकि उसके जो मित्र थे वो लोग पार्टी करने आते थे और सब लोग मुझे जानते थे, क्योंकि 4 महीने हो गए थे मुझे, तो सब लोग भी पहचानते थे। और एक सऊदी की बहुत मदद करता है, क्योंकि लोग जानते हैं ना कि उनको जो भी काम करने आता है तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कि तुम्हारा आदमी वहाँ जा रहा है, वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो अब गाड़ी वाले भी मतलब ये थे कि ऐसा डर, मन में डर था कि कहीं कोई पहचान का ना मिल जाए, जो मुझे पहचानता है, करे ये तो वहाँ काम करता है, उसको फ़ोन लगा दो ना। तो ये भी मन में डर था, लेकिन अभी क्या करूँ, वैसे भी मरना था। तो मन में यही था कि चलिए अब चल ही रहे हैं भगवान का नाम लेके, और सावन अब उसमें चल ही रहा था। तो मैं बोला कि अब मैं निकलता ही हूँ। लेकिन अब ये देखिए कि हमारे पास मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं थी, ना तो हमें महीने का तारीख पता था, ना कुछ पता था कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तारीख है। और जो पाकिस्तानी जो भाई था जो 4 दिन आता था, उसी से पूछता था मैं, तो वही बताता था कि हाँ आज ये तारीख है, ये महीना चल रहा है। मतलब फिर वहाँ से फिर मैं निकला जैसे रोड पे, तो उस गाड़ी ने रोका मुझे, फिर बैठाया। लेकिन उसने तुरंत मुझसे पूछा कि तुमको कहाँ जाना है, तुम्हारा मालिक कौन है। तो मैं बोला कि मुझे ऊँट ने मार दिया है। क्या कि उस पाकिस्तान ने बताया था कि ऐसी मतलब कि अपनी स्थिति करना ताकि ऐसा लगे कि हाँ तुमको चोट लगी है। तो मैं बोला कि मुझे ऊँट ने बहुत मतलब पैर से मार दिया है, अब मुझे दवा लेना है। तो वो बोला ठीक है। तो जैसे मैंने उसकी गाड़ी बैठा तो बोला नहीं आगे बैठो। आगे बैठा मैं, तो फिर मुझे ये डर लगा था कि कहीं मेरा मालिक लोग मिल न जाए, जी मेरा मालिक आ ना जाए, उसके भाई आ ना जाए, या उसे कोई पहचान का देख ना ले, क्योंकि गाड़ी थी वहाँ पे और लोग भी मतलब गाड़ी से भी चलते थे, 4 व्हीलर से। तो मैंने ये किया, मैं बोला कि देखिए मतलब इशारा किया कि मुझे सीने में ज़्यादा दर्द है। तो वो क्या बोला कि सीट गिरा लो, और मैंने सीट को नीचे गिरा दिया। अच्छा जी, और मैं अपने सर पे वो जो सऊदी का जो पगड़ी होता है वो मैंने बांधा था, क्योंकि उस पाकिस्तानी भाई ने बताया था कि ये पगड़ी जो कि वहाँ की शान है, ये बांधे रहना तुम। तो मैं बोला ठीक है। और जैसे मैंने वो पगड़ी बांधा तो फिर वो मुझे ले गया दवा की दुकान पे। और जैसे मैं वहाँ पे उतरा दवा की दुकान पे, तो वो मुझे देख रहा था ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं तुरंत चला गया अंदर, और दवा दुकान में जैसे मैं गया तो वहाँ पे बंगाल के लोग काम करते थे, जबकि भारत और बंगाल सटा हुआ है। वो लोग कुछ हिंदी जानते हैं। तो मतलब उनसे मैं बोला मुझे दवा चाहिए, तो बोला ठीक है। तो मेरे पास उस समय 150 रुपये थे, तो उसने 30 रुपये की दवा दी। और मैं जैसे मैंने दवा लिया तो देखा वो गाड़ी देख रहा शीशे से, तो वो गाड़ी वो चला गया। फिर मैं दवा लिया, तो जो वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहा था बंगाल का, तो वो क्या नाम है बांग्लादेश का, तो मैंने उससे पूछा भाई से कि मुझे जाना है रियाद। तो बोला कि देखो सामने जो रोड है उस पार जाके वहाँ से देखो लिखा हुआ है। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं बाहर गया तो देखा रोड पे लिखा हुआ था रियाद। तो फिर मतलब रियाद के लिए जाएगी इधर रोड। तो फिर मैं गया वहाँ पे, उस रोड को क्रॉस किया, और मैंने अपने क्या नाम जो मुंह है उसको उस गमछे से बांधा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो देख ले, वो मार्केट में आया हो, देख ले, उसका भाई देख ले, या उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त देख ले, तो फिर तो भी वो लोग मुझे पकड़ लेते, उसको दे देते। डर तो हमेशा था। अब वही डर भी था, एक हिम्मत भी थी, हौसला भी था कि मुझे घर जाना। जी मतलब ये मान के मैं चला था कि अगर बच गया तो बच ही जाऊंगा, और नहीं मरना तो वैसे भी है। मरना तो वैसे भी है। मतलब कदम तो उठा ही लिया था।
तो फिर मैं वहाँ से निकला और फिर मुझे ध्यान में आया कि गाड़ी को अगर रोकना है तो रोड पे मत रोको, क्योंकि वहाँ मतलब बड़े बड़े ट्रक चलते थे। तो मैं सोचा कि जैसे अपने भारत में पुल के जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे लोग खड़े होकर हाथ हाथ मार के साइड करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, तो वैसे भी मैं भी खड़ा हुआ। तो वहाँ पे हाथ मार के मैंने साइड किया तो एक गाड़ी रुकी, लेकिन मुझे फिर क्या नाम, जैसे गाड़ी रुकी तो मुझे डर लग गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हो सकता है उसी के किसी भाई ने या किसी पहचान में देख लिया क्या। तो मैं तो पूरी तरह डर गया था। तो फिर गाड़ी बैक हुई तो उसने मुझे पानी दिया, बोला कि ये पानी लो। तो मैं उससे बोला कि आप रियाद जाओगे, बोला नहीं। वो मुझे पानी दे के चला गया। फिर मैं करीब घंटों तक ऐसे खड़ा रहा, लेकिन किसी ने नहीं रोका। फिर एक गाड़ी वाले ने रोका और वो गाड़ी आगे लेके गया, फिर गाड़ी पीछे करने लगा। तो जैसे उसने गाड़ी जैसे वो पीछे करने लगा तो मैं तो समझ गया कि लगता है किसी पहचान वाले ने मुझे देख लिया है। अब कुछ गड़बड़ है। जी, अब मैं बच नहीं पाऊँगा। मतलब पूरी तरीके से ये हो गया कि नहीं, मतलब अब मैं बच नहीं पाऊँगा। मतलब मन में एक उदासी छा गई। लेकिन जैसे वो पीछे आया, उसने बोला कि कहाँ जाना है, तो मैंने देखा कि वो कोई दूसरा आदमी था। फिर मेरे मन में हिम्मत आई, मैं बोला मुझे रियाद जाना है। तो बोला कि पैसे लगेंगे, क्योंकि मैं बोला ठीक है। तो उसने मुझे जो गाड़ी का जो मीटर होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इंडिया का है, तो उसने मुझे गाड़ी के मीटर पे जो मीटर था उस पर हाथ रखा, जो 100 नंबर था उस पर वो हाथ रखा, 100। तो मैं उससे बोला कि तो मैंने 50 पे दिखाया। तो बोला नहीं। तो मैं बोला कि अब तो मेरे पास 110 ही रुपये हैं। तो मैं बोला इसको दे ही देता हूँ 100 रुपये, क्योंकि जान की ज़्यादा कीमत थी वहाँ पे। अभी क्या करता, जान तो बचानी ही थी, क्योंकि जहाँ 2 रुपये का काम था वहाँ वो मुझे 100 रुपये ले रहा था। तो मैं बोला ठीक है, इसको दे ही देता हूँ। मैंने जैसे उसको 100 रुपये दिए, उसने मुझे गाड़ी बैठाया और जैसे ही रियाद आया उसने मुझे रोका। फिर मैं वहाँ पे उतरा और जैसे उतरा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंडियन नज़र आए, क्योंकि जब मैं सिटी में आ गया तो वहाँ पे होटलों में काम करने वाले, हाँ, और शॉपिंग मॉल वगैरह में, हाँ, हर जगह मतलब वही लोग रहते हैं, इंडिया के लोग ज़्यादा हैं। तो मैं देखा तो मुझे और हिम्मत आ गई। अब मुझे ये लगा कि अगर यहाँ पे आके पकड़ भी लेगा, और आर्मी भी वहाँ पे थी, मैं बोला कि अब तो मैं शोर करूँगा ही। जब शोर करूँगा तो इंडियन एम्बेसी भी बगल में है, तो सबसे पहले वो लोग मुझे पकड़ने के बाद मेरा वीज़ा पासपोर्ट ही चेक करेंगे। वो नहीं रहेगा तो भले मैं नाम बताऊँगा तो वो लोग एम्बेसी को इन्फॉर्म करेंगे। तो मुझे हिम्मत ये आ गई कि अब मैं सिटी में आ गया हूँ, अब जो होगा तो होगा ही, अगर मुझे वो पकड़ लेगा तो। फिर मैं बगल में एक दुकान पे गया तो वहाँ पे महाराष्ट्र के कुछ लोग काम करते थे। तो मैंने उनको पूरी अपनी कहानी बताई। तो उन लोगों ने मुझे पानी दिया पीने के लिए, और मुझे 10 रियाल और दिए, क्योंकि मेरे पास 10 ही रियाल था। तो मुझे 10 रियाल और दिए, बोले कि यहाँ से टैक्सी मिलेगी इंडियन एम्बेसी के लिए। तो फिर मैं वहाँ से टैक्सी लिया और इंडियन एम्बेसी वहाँ से मैं गया। फिर बस के द्वारा फिर मैं इंडियन एम्बेसी में गया। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा और उनको फ़ोन करके, वहाँ पे टेलीफोन नंबर था वहाँ पे, तो उनको फ़ोन किया एम्बेसी के अंदर से। तो अंदर उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले कि अरे आपका मामला तो मतलब काफ़ी हाईलाइटेड है और काफ़ी मेल आ चुका है इंडिया से, इंडियन गवर्नमेंट के पास भी मेल गया हुआ है। मतलब लगभग हर जो बोलते हैं कि हर विभाग में आपका मेल गया हुआ है, और दिन रात जो कि शैलेंद्र सिंह के नाम से ईमेल आ रहा है, और हम लोग भी काफ़ी परेशान हैं, और वहाँ पे आपके परिवार के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हाँ, और हम लोग आपको ढूंढ ही रहे थे, लेकिन अब हम सऊदी अरब में आपको कहाँ ढूंढें, क्योंकि पूरी हर जगह रेगिस्तान है और आपका कोई लोकेशन भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है आपके पास, और हम लोग ढूंढे कहाँ से, लेकिन हम लोग काफ़ी परेशान थे। तो फिर हम लोग को अपनी आप बीती सब बताई। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाहर बैठो। तो मैं बाहर इंतज़ार करता रहा, और एम्बेसी के लोग, जैसे शाम हुआ फिर इंडियन एम्बेसी बंद हो गई, और उन लोगों ने मतलब मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया ज़्यादा। और फिर सब लोग काम ख़त्म करके अपने रूम पे चले गए। तो जैसे रूम पे लोग जाने लगे तो जो आर्मी वाले होते हैं वहाँ पे कोई नहीं रहता, सिर्फ इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं वो अंदर रहते हैं, बाकी आर्मी बाहर रहती है। और आर्मी वाले क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है कहीं भी किसी एम्बेसी में, तो सबको बाहर कर देते हैं शाम को। तो सबको उन लोगों ने बाहर कर दिया, और जैसे सबको बाहर कर रहे थे तो मैं बगल में एक 3 बाई 3 का क्या नाम है, दीवार में एक जगह था, तो मैं वहीं पे ऐसे बैठा था।
और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे नींद आ गई, मैं लगता है कि सो गया था, तो उन लोगों ने मुझे देखा ही नहीं लग रहा है, नहीं तो फिर मेरे ऊपर पेनल्टी होती और फिर वहाँ के कानून के हिसाब से मुझे 10 साल की सज़ा हो सकती थी। अच्छा। जी हाँ, और मुझे उन्होंने देखा नहीं और सबको बाहर निकाल दिए, सिर्फ आर्मी वाले वहाँ पे थे और मैं वहीं पे बैठा भूख और प्यास से वहीं पे बैठा। जब मेरी नींद खुली तो देख रहा हूँ कि पूरा अंधेरा है, मतलब रात हो चुकी है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा बाहर निकला, फिर देखा आर्मी वाले घूम रहे थे, फिर मैं उसी 3x3 वाले जो खाना था उसमें आ गया। अब मैं सोचा अब मैं क्या करूं, भूख प्यास से मैं काफ़ी व्याकुल था। फिर कैसे कैसे मैं अपनी 3x3 में ही बैठ के खड़े होकर मैंने रात गुजारी। और सुबह ही जैसे सुबह हुई तो वहाँ पे प्लम्बर का काम करने के लिए हमारे यूपी के ही 2 लड़के जो कि काम करने वाले आए। और तो वो लोग बोले अरे तुम यहाँ कैसे, तो हमने उनको सारी बात बताई। तो उनके पास खाना भी था, पानी भी था, तो उन लोगों ने बोले कि नहीं पहले ये मेरा खाना आप खाओ। मैं बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा। वो लोग बोले नहीं पहले आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, पहले आप खाइए। और फिर वही मैंने खाना वगैरह खाया और फिर जैसे एम्बेसी खुली तो फिर मैं अंदर गया और मेरे मन में मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि एक तो मैं कैसे भी जान बचा के यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे भी मुझे मदद नहीं मिल रही है। इंडियन एम्बेसी। जी बिल्कुल हाँ, उन लोगों ने बताया कि आपका मामला हाईलाइटेड भी है और लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे मदद नहीं मिल रही है। फिर मैंने गुस्से में फिर फ़ोन किया, मैं बोला सर ये बताइए कि अगर यहाँ पे मैं मर जाऊँगा तो आप मेरी लाश को मेरे घर पे भिजवा दीजिए, अगर मैं यहाँ पे ख़त्म हो जाऊँगा तो मेरा आप मेरी डेड बॉडी को मेरे कसम घर वालों को दे दीजिए। तो इंडियन एम्बेसी के अंदर से जो सर थे वो बोले कि अरे विपिन ऐसी आप बात मत करिए, हम अभी आपसे आके मिल रहे हैं। तो मैं बोला सर मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने सारी सच्चाई आपको बताई है। अगर मैं गलत होता तो इतना ज़्यादा मेल आपको इंडिया से नहीं आता और लोग इतने परेशान नहीं होते। तो उन लोगों ने थोड़ा सा एक्शन लिया और फिर यहाँ आए, मुझसे पूछे कि तुम आखिर रात में कहाँ थे। तो मैं बोला सर मैं एम्बेसी में था। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता एम्बेसी में। बोला सर मैं यहीं था। बोले अरे आर्मी वाले यहाँ रहते हैं, यहाँ अलाउड ही नहीं किसी को, वो किसी को दिख ही नहीं सकता, यहाँ पे 10 साल की सज़ा है कोई अगर दिखेगा। मैं बोला सर मैं यहीं पे था। तो बोले कहाँ थे। तो मैं बताया कि सर मैं इसी दीवार में चिपका हुआ था जो 3x3 का है। बोले कि आज तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई एम्बेसी में हो, तुम ही ऐसे आदमी हो कि ऐसे हो, और ये बात किसी से बोलना भी नहीं तो अभी तो एम्बेसी के ऊपर भी कार्रवाई होगी और तुम्हें तो जो सज़ा होगी होगी। बोले कि तुम्हारा नसीब इतना अच्छा है कि किसी आर्मी वाले ने देखा नहीं। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैं बोला कि रात में गाड़ी यहाँ पे आर्मी की आई थी, खड़ी हो रही थी, लोग घूम रहे थे और मुझे देखे भी नहीं। बोले कि ये तो भगवान की मतलब चमत्कार ही हो गया कि तुमको नहीं देख रहे हैं, अभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो बोले ठीक है जो भी हुआ हुआ, किसी से बोलो मत। तो उन लोगों ने मुझे अंदर लिया, बोले कुछ खाना खाया। तो मैं उनको बताया कि हाँ मैं सुबह में हमारे 2 भाई मिले थे उत्तर प्रदेश के, तो उन लोगों ने मुझे खाना दिया। तो लोग बोले ठीक है। फिर उन लोगों ने सारी हमारी बात सुनी। हमारी बात सुनने के बाद उन लोगों ने जो हमारा मालिक है उसको फ़ोन किया, बोले कि विपिन यहाँ पे आया हुआ है, हाँ इस तरीके से उसका पेमेंट वगैरह नहीं दिया है, तो अब उसका मतलब वो आया यहाँ पे आया है, काफ़ी परेशान है। हाँ आपने इतना प्रताड़ित किया है, हाँ सब कुछ किया, क्योंकि हमने जो वीडियो और फोटो भेजा था तो उन लोगों ने मेल द्वारा एम्बेसी को भेज दिया। तो एम्बेसी ने भी देखा, तो एम्बेसी ने उनको कॉल करके बताया, क्योंकि उनका नियम है कि अगर कोई आदमी आता है काम करने वाला तो सबसे पहले मालिक को वो इन्फॉर्म करते हैं कि आपने हमारे देश के जो नागरिक हैं काम करने के आपके यहाँ आए हैं, आपने उनके साथ ये व्यवहार किया है, क्यों किया है, आप भी आइए यहाँ पे। तो उसने मतलब ज़्यादा अपने माइंड में नहीं लिया जो हमारा मालिक था। हाँ फिर एम्बेसी वालों ने फिर हमारी पूरी कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद उन लोगों ने पैसे से हमारी मदद की। बोले कि और अपने ड्राइवर को लोग बोले कि जाओ इसको ले जाके बाहर पहले खाना खिलाओ, हाँ और रात को जहाँ एम्बेसी में जो काम करने वाले लोग रहते हैं इसको पहले वहाँ पे रखो। फिर दूसरे दिन हम इसका पूरा सब कुछ बायोडाटा देखेंगे कि इसके साथ क्या हुआ था। फिर मुझे वहाँ पे ले गए, लोग रखे, और जब मैं सुबह आया तो हमारे मालिक को फिर वो लोग फ़ोन किया, लेकिन वो नहीं माना, मतलब उसने फ़ोन का कोई उनके रिस्पांस नहीं दिया। तो जैसे ही मतलब क्या नाम है उन लोगों ने मतलब उसको फ़ोन किया, तो वो जब क्या नाम है रिस्पांस नहीं दिया, तो लोग बोले कि ठीक है अब तुम अपनी कहानी फिर से मुझे बताओ। जो क्या नाम जो दूतावास में जो सबसे बड़े अधिकारी थे
उन्होंने हमसे पूछा, क्योंकि जो राजदूत थे हमारे देश के वो इंडिया हुए थे। हाँ, तो बाकी जो अधिकारी थे सबने हमारी कहानी सुनी और बोले कि अरे बाप रे, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया कि पूछिए मत, कैसे तुम बच गए। तो वो लोग बोले कि एक काम करो, सबसे पहले इसको इंडिया भेजो, नहीं तो फिर वो लोग इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटी थी उससे मतलब जो भी हमने उनको बताया था, तो उनको यह लगा कि नहीं, अब इसे इंडिया भेजना ही भेजना है। उन लोगों ने पूरा कागजी पूरी कार्रवाई की। उसके बाद सबसे पहले सुबह होते ही अगले दिन वो लोग वहाँ पे गए, क्या नाम है, जो पुलिस ऑफिस वहाँ पर है, एग्जिट लेने के लिए। तो जैसे उन्होंने सबसे पहले मेरा एग्जिट लगाया था, जैसे ही मेरा एग्जिट लगा, क्योंकि मेरा जो विजन नंबर था वो मेरे जो मालिक था उसका मोबाइल नंबर से अटैच था। तो जैसे मेरे बीजे पे एग्जिट लगा, तो वहाँ पे होता है कि विपिन मतलब इंडिया जा रहा है। तो जैसे उसके मैसेज गया तो पूरे सख्ते में आ गया। और उसके बाद 4-5 गाड़ी से फिर वो आया, इंडियन एम्बेसी आया और बोला कि तुम चलो मेरे साथ, वहाँ पे चलो, मैं तुमको पैसे दिए हुआ। उन्होंने बोला एम्बेसी से कि मैंने इसको पैसा दिया हुआ है, फिर भी ये मुझसे पैसा मांग रहा है। तो मैंने इंडियन एम्बेसी से कहा कि आप अकाउंट चेक करिए, इनसे पूछिए कि कौन से अकाउंट में पैसा डाला है। तो एम्बेसी ने पूछा तो वो कुछ बता ही नहीं रहा है, क्योंकि जब अकाउंट में पैसा डालेगा तो ही बताएगा। तो मैं बोला कि अकाउंट चेक करिए हमारे फाइल में जिसका भी अकाउंट है। तो फिर वो बोला कि मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा किसी कीमत पे, यहाँ के कानून से मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तो एम्बेसी वालों ने कहा कि मैं किसी कीमत पे इसको भेज के रहूँगा, हाँ तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इसे भेज के रहूँगा। तो वो फिर गुस्से में तिल मिलाते हुए मेरे पास आया और मेरे पास आने के बाद बोला कि चलो चलो चलो। तो एम्बेसी वालों ने हिंदी में बोला जाना मत किसी कीमत पे इसके साथ, हाँ, क्योंकि इतना बड़ा तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, अब ये तुमको ले जाएगा तो छोड़ेगा नहीं जी। और तुम यहाँ से जाओगे तो फिर तुम दोबारा हमें मिलोगे नहीं। उन लोगों ने पूरे साफ शब्दों में कहा दिया था। और वहाँ पे जो इंडिया के लोग बैठे हुए थे, जिनको भी जो फंसे हुए थे काफ़ी लोग, तो वो लोग बोले कि देखो भाई, हमारा तो अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम भाई तुम तो चले जा रहे हो तो कम से कम तुम चले जाओ। तुम ही अगर जा रहे हो तो भाई कम से कम तुम ही चले जाओ, अपने परिवार से मिल लो, हम लोग तो नहीं मिल रहे हैं। हाँ, बोले कि तुम जाना मत किसी कीमत पे। तो मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर वो गुस्से में तिलमिलाते हुए बाहर गया और मतलब पुलिस के पास केस करने गया। तो एम्बेसी वाले बोले कि एक काम करो कि इसको यहाँ से तुरंत हटाओ पहले, नहीं तो अगर पुलिस का केस होगा तो पुलिस यहाँ पे आएगी, और जब पुलिस यहाँ पे आएगी तो इसको फिर ये मामला फिर बढ़ेगा। हाँ, और फिर ये अधिकारियों का जो मामला हो जाएगा तो फिर हमें इसे सौंपना पड़ेगा, या फिर केस होगा तो हमें भी मतलब काफ़ी परेशानी होगी। तो वो लोग बोले पहले इसको लेके इंडियन एम्बेसी के अंदर जाओ। फिर उन लोगों ने मुझे जो बाहर जहाँ पे मतलब लोग बैठते थे, जहाँ पे जन सुनवाई होती थी लोगों की, जहाँ समस्या लोग फॉर्म वगैरह भरते थे, जहाँ सुनते थे, तो वो लोग मुझे सीधा विजिटर वाला पास मुझे मेरे गले में डाले और सीधा मुझे इंडियन एम्बेसी के अंदर ले गए। और अंदर ले जाके मुझे 2 कमरे के अंदर उन लोगों ने बंद किया। बोले कि किसी कीमत से यहाँ पे बाहर मत निकलना, और तुम्हारा टिकट हमने करा दिया है। बोले तुम्हारा टिकट हमने कल सुबह का करा दिया है, और शाम हो चुकी थी। तो तब तक वो फिर आ गया इंडियन एम्बेसी में और लगा मतलब उन लोगों को चिल्लाने, बोला कि उससे मुझे दे दो, नहीं तो मैं इंडियन एम्बेसी को देख लूँगा। हाँ, उन लोगों से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अभद्रता की। तो उन लोगों को भी और गुस्सा आ गया। वो लोग बोले कि ये सही बोल रहा था, वो बोल रहा कि मेरा ये पैसा लेके भागे हैं, हाँ, मेरे को झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था। बोला कि मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूँगा और इसकी दोनों आंखें निकलवा लूँगा, इसके हाथ कटवा लूँगा। अच्छा जी, आपके दोनों हाथ और आंख निकलवाने की बात कर रहा था जी, क्योंकि वहाँ का कानून ही ऐसा है कि अगर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो फिर बेशक वो लोग हाथ काट लेते हैं, आँख निकाल लेंगे, पैर काट लेंगे। वहाँ का तो क्योंकि कानून यही है, क्योंकि वो गलत इल्ज़ाम लगाएगा और वो पैसा देगा पुलिस वालों को, और तो जो रिपोर्ट बनेगी उसके हिसाब से वहाँ का कानून चलता है। क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र है नहीं, सिर्फ राजतंत्र है, और राजतंत्र के अंदर ये सब सारी चीज़ें आती हैं। और तो एम्बेसी वाले भी
काफ़ी ज़्यादा डर गए। वो लोग भी बोले कि मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा, वैसे भी हो गया है, हाँ, और कहीं ज़्यादा मतलब बाद में दिक्कत ना हो जाए, हाँ, ये बहुत बड़े पैमाने तक मामला चला जाएगा, हाँ। तो वो लोग बोले कि एक काम करो कि सुबह के बजाय इसका रात में टिकट निकालो। तो उन लोगों ने 12:05 का ही टिकट निकलवाया यहाँ मुंबई से, और बोले कि इसकी डायरेक्ट फ़्लाइट कराओ लखनऊ की। बोले कहीं भी वाया मत करो, क्योंकि फ़्लाइट कहीं वाया नहीं जानी चाहिए, इसको डायरेक्ट पहले लखनऊ भेजो। तो उन लोगों ने मतलब पूरी फॉर्मेलिटी करके और टिकट वगैरह सब कुछ ओके करके फिर रात को हमें यहाँ से जो वाइस राजदूत हैं, वाइस राजदूत के साथ और उनके जो सुरक्षाकर्मी उनके साथ, हाँ, भारत का झंडा लगा हुआ था जो कि उनके गाड़ी पे, हाँ, पूरी सुरक्षा के साथ बोले कि अगर ये इस गाड़ी से जाएगा तो ये गाड़ी कोई किसी को रोकती नहीं, चाहे वो भारत हो या दुनिया का कोई भी देश हो। अगर भारत का झंडा लगा हुआ है किसी गाड़ी पे तो उस गाड़ी को कहीं की ना आर्मी ना तो पुलिस वो रोकती नहीं, क्योंकि वो भारत सरकार की गाड़ी होती है। बोले इसके लिए यही गाड़ी सुरक्षित होगी। तो वाइस राजदूत के साथ और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ हमें मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो कि पहुँचाया गया। और जब तक हम यहाँ पे फ़्लाइट में बैठ नहीं गए तब तक वो लोग पूरा लोकेशन हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने हमें नंबर दिया हुआ था, सब कुछ बात कर रहे थे कि फ़्लाइट में बैठे कि नहीं बैठे। तो जब हम फ्लाइट में बैठ गए, हमने बोला उनको कि हाँ सर हम बैठ गए हैं, फिर तो वो लोग भी एयरपोर्ट पे थे और चेक कर रहे थे। और जब हम यहाँ पे इंडिया में आए तो हमने उन्हें फ़ोन किया कि हाँ सर हम पहुँच गए हैं। और माता पिता से जी, हमने उनको जैसे एयरपोर्ट पहुँचे तो फिर हमने उनको फ़ोन किया और धन्यवाद दिया। तो वो लोग बोले कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जैसे फ़्लाइट हमारी वहाँ पे लैंड हो गई है, ऐसे निकली फ़्लाइट हमारी और पाकिस्तान जैसे हमारी फ़्लाइट आई, तो वो लोग बोले कि हाँ अब इंटरनेशनल कानून जो कि लागू हो चुका है, सऊदी कानून फिर ख़त्म हो जाता है। तब फिर वो लोग राहत की सांस लिए। तो देख सकते हैं ये विपिन की कहानी है। विपिन सऊदी अरब में फंसते हैं, भारत का ही एक एजेंट पैसे की लालच में आकर के इनका टूरिस्ट वीज़ा बना देता है और कहता है वहाँ पर आप जाइएगा, आपका 2-3 साल का वहाँ पर वर्किंग वीज़ा बन जाएगा। लेकिन इनको फंसा देता है, फंसाने के बाद वहाँ पर इनसे गलत तरीके से काम लिया जाता है, कोड़े से मारा जाता है। और जब पैसे मांगते हैं तो इनको उल्टा लटका दिया जाता है। उल्टा ऐसे लटकाता है जैसे मानो कोई बकरे को काटने वाला हो। और जब ये पैसे मांग रहे थे तब भी इनको धमकी दी गई कि कहा गया कि तुमको फर्जी केस में फंसा देंगे और दोनों हाथ काट लेंगे, दोनों आंखें निकाल लेंगे। हालांकि अब वतन वापसी हो गई है विपिन की और परिवार वाले अब खुश हैं। और विपिन अब क्या कर रहे हैं आप? जी हम इसमें मुंबई में इसमें हैं। मुंबई में। जी जी हाँ, इसमें रोड कंस्ट्रक्शन काम चालू है। हमारे जो कि पहचान के मित्र हैं तो बोले कि वहाँ पे सऊदीया से अच्छा है कि आप यहीं पे काम करो। हाँ, वहाँ जाके आप फंस गए थे और हम लोग भी काफ़ी परेशान हो गए थे। हाँ, तो भाई आप यहाँ यहीं पे कुछ पैसे कम कमाओ, लेकिन यहीं हम लोगों के बीच में अपने परिवार में रहो। भारत में ही रहो। जी जी रहो, ताकि हम लोग आपको अपने आँखों के सामने देख सकें। हाँ, क्योंकि हम लोग मतलब सोए नहीं काफ़ी दिनों से, ना तो 2 दिन हम लोग खाना भी नहीं खाएं कि अरे आपकी सूचना नहीं मिली थी कि कहीं विपिन मर तो नहीं गया। हाँ, और जबकि यहाँ पे कुछ लोगों ने मतलब अफवाह उड़ा दिया था कि उसे फांसी हो गई है वहाँ पे। हाँ, उसे बलात्कार केस में वहाँ पे मतलब फंसा दिया गया था, जैसे कि मनोज जी लोग अपना बयान दे रहे थे। हाँ, कि आज यहाँ तक कि लोग कहे थे कि उसे आज फांसी होने वाली है, तो कोई बोल था कि उसके दोनों हाथ तो काट चुके हैं पहले ही। हाँ, तो कोई बोल जी 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 जी, और कोई बोला था अरे उसकी सूचना तो नहीं, मुझे लग रहा है कि उसको जला के दफना दिए हैं। जी, कोई कह रहा था आपके तैयारी की भी तैयारी चल रही थी। जी 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 हाँ, तो यहाँ मतलब कुछ लोग थे बोले कि भाई अब सूचना नहीं मिल रही है, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इसी तरह में भी कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग थे जो कि उम्मीदवार नहीं थे, बोले कि नहीं, जब हमें ये पूरा विश्वास है कि विपिन लौट के आएगा। विपिन जी सऊदीया में फंसे थे। कहा जाता है जाको राखे साइया मार सके न कोई। गांव में विपिन के तेरही की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच विपिन अपने गांव में पहुंचते हैं और खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।